जब भी प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन की बात होती है तो एक ही नाम सबसे पहले आता है, मार्टिन लूथर, है ना? लेकिन इस पूरी क्रांति के पीछे एक और शख्स था, एक ऐसा इंसान जो लूथर जितना मशहूर तो कभी नहीं हुआ, पर जिसके बिना ये आंदोलन शायद इतना कामयाब ही नहीं हो पाता। आज हम उसी गुमनाम नायक की कहानी जानेंगे, वो शख्स जो इस पूरे मूवमेंट की बौद्धिक रीढ़ था, पर जिसका नाम अक्सर लूथर की परछाई में कहीं खो गया। सोचिए, दो लोग बिल्कुल एक दूसरे से अलग। एक तरफ थे मार्टिन लूथर, एक दहाड़ते हुए शेर की तरह, बेबाक, मुखर, जो सच बोलने से नहीं डरते थे, और दूसरी तरफ फिलिप मेलैंकथॉन, शांत, विनम्र, एक गहरे विद्वान, मतलब जमीन आसमान का फर्क। पर कमाल की बात यह है कि यही फर्क उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। एक ने क्रांति की चिंगारी लगाई तो दूसरे ने उस चिंगारी को ज्ञान की एक ऐसी मशाल बनाया जो आज तक जल रही है। तो चलिए मेलैंकथॉन की कहानी शुरू से शुरू करते हैं। और उनकी कहानी शुरू होती है उनकी हैरान कर देने वाली प्रतिभा से, एक ऐसा दिमाग जिसने बचपन से ही लोगों को चौंकाना शुरू कर दिया था। और यहाँ एक बड़ी मज़ेदार बात है उनके नाम के बारे में। देखिए, उनका असली नाम था श्वार्ट्ज़र्ड, एक जर्मन नाम जिसका मतलब होता है काली मिट्टी। लेकिन उनके एक रिश्तेदार ने, जो उनकी विद्वता से बहुत प्रभावित थे, उनके नाम का ग्रीक में अनुवाद कर दिया मेलैंकथॉन। उस जमाने में ये एक तरह का सम्मान था, ये दिखाने के लिए कि आप कितने बड़े विद्वान हैं। तो उनका नाम ही उनकी पहचान बन गया। उनकी जहानत का अंदाजा बस इसी बात से लगा लीजिए, सिर्फ 12 साल की उम्र में। सोचिए, 12 साल की उम्र में उन्होंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, और 19 साल का होते होते तो उनके पास मास्टर की डिग्री थी। मतलब ये साफ था कि ये कोई आम इंसान नहीं थे, वो सच में एक विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। और फिर यही असाधारण दिमाग जब विटनबर्ग यूनिवर्सिटी पहुंचा तो उसकी मुलाकात हुई मार्टिन लूथर से, और बस यहीं से इतिहास ने एक नया मोड़ ले लिया। और यहीं पर मेलैंकथॉन का असली रोल समझ में आता है। देखिए, लूथर के पास थे क्रांतिकारी विचार, ऐसी बातें जो पूरे सिस्टम को हिला सकती थीं, लेकिन वो विचार बिखरे हुए थे। मेलैंकथॉन ने क्या किया? उन्होंने उन सभी विचारों को लिया, उन्हें एक सिस्टम में ढाला, उन्हें ऑर्गेनाइज किया और इतना साफ सुथरा बना दिया कि कोई भी उन्हें समझ सके, पढ़ सके और पढ़ा सके। एक तरह से कहें तो उन्होंने लूथर की क्रांति का सिलेबस तैयार कर दिया। कहानी कुछ यूं है कि जब लूथर पहली बार मेलैंकथॉन से मिले तो वो कुछ खास इम्प्रेस नहीं हुए। उन्हें लगा ये 21 साल का दुबला पतला कमजोर सा लड़का क्या ही करेगा। लेकिन जैसे ही मेलैंकथॉन ने अपना मुंह खोला और बोलना शुरू किया, उनके ज्ञान की गहराई ने लूथर को हैरान कर दिया, और बस उसी दिन से वो दोनों पक्के दोस्त और सहयोगी बन गए। उनकी पार्टनरशिप इतनी जबरदस्त इसलिए थी क्योंकि वो दोनों बहुत अलग थे। लूथर एक किसान के बेटे जो आम लोगों की भाषा में सीधी और सपाट बात करते थे, और मेलैंकथॉन वो पढ़े लिखे ऊंचे समाज से वाकिफ थे। वो जानते थे कि राजाओं और विद्वानों से कैसे बात करनी है। तो एक तरफ थी आवाज और दूसरी तरफ थी रणनीति। एक थे धर्मशास्त्री और उपदेशक, तो दूसरे थे धर्मशास्त्री और शिक्षक। और अपनी इसी समझदारी और ज्ञान की वजह से मेलैंकथॉन ने एक ऐसा काम किया जो आज तक याद किया जाता है। उन्होंने एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया जिसने प्रोटेस्टेंट आस्था की नींव रखी। एक ऐसा दस्तावेज जो आज भी लाखों लोगों के लिए बहुत अहमियत रखता है। बात है साल 1530 की। माहौल बहुत गर्म था। पवित्र रोमन सम्राट चार्ल्स पंचम ने अपने साम्राज्य में चल रहे धार्मिक मतभेदों को सुलझाने के लिए ऑग्सबर्ग शहर में एक बड़ी मीटिंग बुलाई। ये सुधार आंदोलन के लिए एक तरह से करो या मरो वाला पल था। पर एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। मार्टिन लूथर को तो आउटलॉ यानी कानूनन अपराधी घोषित किया जा चुका था। इसका मतलब अगर वो ऑग्सबर्ग में घुसते भी तो उन्हें फौरन गिरफ्तार कर लिया जाता। तो अब क्या हो? ऐसे में इस पूरे आंदोलन को सम्राट के सामने पेश करने की सारी जिम्मेदारी आ गई 33 साल के फिलिप मेलैंकथॉन के कंधों पर। और इस मुश्किल सिचुएशन में उन्होंने जो किया वो कमाल था। उन्होंने तैयार की ऑग्सबर्ग कन्फेशन या ऑग्सबर्ग स्वीकारोक्ति। ये 28 आर्टिकल्स का एक ऐसा दस्तावेज था जिसमें बहुत ही साफ, शांत और हिम्मत भरे अंदाज में प्रोटेस्टेंट विश्वास की एक एक बात समझाई गई थी। ये कोई हमला नहीं था, ये एक सफाई थी, एक स्टेटमेंट था। और इसमें उन्होंने किन बातों पर जोर दिया? वही मूल सिद्धांत, जैसे कि इंसान को मोक्ष सिर्फ ईश्वर की कृपा और विश्वास से मिलता है, अच्छे कर्मों से नहीं, कि सबसे बड़ा अधिकार पवित्र शास्त्र यानी बाइबल का है,
और ये कि असली सुसमाचार में इंसानी बनाई हुई परंपराओं की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तो जाहिर है मेलैंकथॉन का योगदान बहुत बड़ा था। तो फिर सवाल वही है कि आज हम लूथर को तो जानते हैं, पर मेलैंकथॉन को क्यों नहीं? जरा इस बात पर गौर कीजिए, उन्होंने लिखने के मामले में मार्टिन लूथर को भी पीछे छोड़ दिया था। यही नहीं, उन्होंने जर्मनी के पूरे एजुकेशन सिस्टम को बदल कर रख दिया। उन्हें जर्मनी का शिक्षक यूं ही नहीं कहा जाता। उन्होंने स्कूलों का पूरा ढांचा सुधारा, ईसाई शिक्षा के लिए नए पाठ्यक्रम बनाए। उनका मानना था कि हर तरह की शिक्षा मसीह केंद्रित होनी चाहिए। और हाँ, उन्होंने प्रोटेस्टेंट आस्था का वो फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट लिखा जो आज भी दुनिया भर के कई चर्चों की बुनियाद है। तो फिर वो इतने गुमनाम क्यों रह गए? खैर, इसकी कुछ वजहें हैं। एक तो लूथर की पर्सनैलिटी बहुत बड़ी थी, उनके आगे सब फीके लगते थे। दूसरा, मेलैंकथॉन का लिखने का तरीका बहुत अकादमिक और शांत था, उसमें लूथर जैसा तीखापन नहीं था। और बाद में जब इन लेखों का अनुवाद होना शुरू हुआ तो जाहिर है सारा फोकस लूथर पर ही रहा। पर शायद ही यही बात उन्हें और भी महान बनाती है। मेलैंकथॉन ने कभी शोहरत की परवाह ही नहीं की। कहा जाता है कि जब वो अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे तब भी उन्हें अपनी विरासत की नहीं बल्कि चर्च के भविष्य की चिंता थी। उनका पूरा ध्यान हमेशा काम पर था, नाम पर कभी नहीं। और यहीं पर एक आखिरी सवाल उठता है, विरासत को कैसे मापा जाता है, शोहरत से या फिर असर से? मेलैंकथॉन का नाम शायद हर कोई ना जानता हो, लेकिन उनका असर जर्मनी के एजुकेशन सिस्टम से लेकर चर्च के बुनियादी सिद्धांतों तक आज भी जिंदा है। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम इतिहास में किसी के महत्व को असल में कैसे आंकते हैं।